नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है मध्यकालीन भारत का इतिहास। और मध्यकालीन भारत के इतिहास में भी बेसिकली जो मुख्य विषय है वो रहेगा पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास। लेकिन इतिहास, जब पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास हमें पढ़ना है तो उसके पहले जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है उनको भी हमें एक ध्यान रखना होगा, उस पर नज़र डालनी होगी। इतिहास पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका जो है मेरे हिसाब से, मेरा अपना जो पर्सनल ओपिनियन क्या है कि प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि आप जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पर एक बड़ा सा चार्ट पेपर लीजिए और बड़ा सा चार्ट पेपर लेकर इतिहास में जो विभिन्न घटनाएं हुई हैं कालक्रम के अनुसार उनको अगर आप लिख देंगे तो हमेशा आपके लिए बहुत ही सुविधा रहेगी, पढ़ने में जल्दी भूलेगा नहीं। इतिहास का जो अर्थ है वो है इति धन हा धन आस। इति धन हा धन आस का मतलब जैसा हुआ वैसा ही कहा जाए उसके बारे में, बीते हुए तथ्यों के बारे में, बीती हुई घटनाओं के बारे में, तो वही इतिहास है। अब इतिहास की जो शुरुआत होती है वो एक किस समय इतिहास शुरू हुआ, कहा जाए कब से इतिहास आप जानते हैं तो वो टाइम पीरियड पीछे का तो तय है ही नहीं, क्योंकि ईसा पूर्व कितना है पीछे जाना है अभी तक ये तय नहीं हो पाया है। जैसे जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़िए, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं 2300 ईसा पूर्व से लेकर और 1750 ईसा पूर्व तक। तो सिंधु घाटी सभ्यता आप पढ़ते हैं तो मोहनजोदड़ो से मिला, लोथल से मिला, कालीबंगा से मिला, अन्य जगहों सन कई जगहों से क्या क्या मिला सब पढ़ते हैं, याद करते हैं कौन किस सभ्यता का विस्तार कहाँ तक था तो पढ़ते हैं। फिर दैमाबाद से लेकर यूपी में आलमगीरपुर तक और उत्तर में चिनाब नदी तक था उसका विस्तार। लेकिन जब पढ़ते रहिए तो उसी में देखिए एक टॉपिक पढ़ लेते हैं कि जो है यहाँ लहुरा देव से मिला, साक्ष्य मिला, ठीक। और इसके बाद आप पढ़ लेते हैं जैसे सपोज दैट मान लीजिए मेहरगढ़ से गेहूं का साक्ष्य मिला, तो 9000 ईसा पूर्व चावल का साक्ष्य मिल गया, मेहरगढ़ से जो है 7000 ईसा पूर्व गेहूं का साक्ष्य मिल गया। तो आप तो भाई सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं 2300 ईसा पूर्व से, तो 7000 ईसा पूर्व कहाँ से आ गया, 9000 ईसा पूर्व कहाँ चला गया, इतना पीछे टाइम कैसे भग गया। तो अभी टाइम इसके पीछे कितना भगेगा, इतिहास कितना और मिल सकता है खुदाई में, पुरातत्व लेख में क्या मिल जाए अभी इसके पीछे कोई भरोसा है नहीं। लेकिन मोटे मोटे रूप में मतलब प्राप्त जो अभिलेख हैं और जो अभिलेख के अलावा लिखित दस्तावेज के अलावा जो साक्ष्य मिले हैं खुदाई से, पुरातत्विक मतलब जो मिले हैं, उनके आधार पर इतिहास 3 भाग में बांट दिया गया। एक को रखा गया प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को ऐसे मतलब एक कालखंड में रखा गया जिसके बारे में हमारे पास कोई भी लिखित साक्ष्य, लिखित दस्तावेज नहीं है, कोई बेसिकली बहुत शिलालेख भी ऐसे कोई नहीं मिले हैं। और जो बांटा जो गया, कई किताबों में मैंने पढ़ा है, जो बांटा गया इसको प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक में, वो बेसिकली लिखित दस्तावेज तो थे ही, पुरातत्व अभिलेख थे। और जब प्रागैतिहासिक काल आप पढ़ते हैं तो प्रागैतिहासिक काल का संबंध देखिए पाषाण काल, और फिर पाषाण काल को 3 भाग में बांट दिया गया। इसमें भी पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, 3 भाग में जाके बढ़ जाता है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल को हम लोग जो लहुरा देश साक्ष्य कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, मेहरगढ़ का जो साक्ष्य कर रहे हैं ना, 7000 ईसा पूर्व की बात जो कर रहे हैं, वो एक्चुअली हम लोग नवपाषाण काल की बात करते हैं। और ये जो पाषाण काल का जो डिवाइडेशन किया गया, इसका जो आधार क्या था, इसका आधार था कि उस समय के जो मानव थे वो किस प्रकार से कृषि की उपज करते थे, किस प्रकार से खेती करते थे, उनके पास कौन कौन से उपकरण थे, उन उपकरणों को और खेती करने के जो तरीके थे उसके आधार पर 3 प्रकार में डिवाइड कर दिया गया पाषाण काल को, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। टाइम पीरियड के संबंध में बहुत ही मत विभाजन है इतिहासकारों के संबंध में, तो उससे हमें चर्चा नहीं करेंगे। अब आइए देखिए, सबसे आसान हो गया तो हाँ, तो प्रागैतिहासिक काल, जिस संबंध में कोई लिखित दस्तावेज हमारे पास नहीं। आद्य ऐतिहासिक काल लिखित है परंतु पठनीय नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि आपको पता पठनीय नहीं है। ऐतिहासिक काल है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से, यहीं से बेसिकली हमारे इतिहास की शुरुआत होती है, इसीलिए इसे ऐतिहासिक काल कहा जाता है। अब ऐतिहासिक काल में भी आप इसको अलग अलग क्रम में डिवाइड करेंगे तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता 2300 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक चलती है। सिंधु घाटी सभ्यता, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार रहता है, अगर आप ये भारत का नक्शा इस तरह बनाएंगे तो भारत नक्शा जब बनाएंगे आप, तो सिंधु घाटी सभ्यता इस सिंधु नदी यहाँ से लेकर और यहीं तक वो सिंधु घाटी सभ्यता रहती है। यही अगर महाराष्ट्र का दैमाबाद मान लीजिए आप, इसको महाराष्ट्र का दैमाबाद है और यहाँ यूपी का आलमगीरपुर है, तो यहीं तक थी ये सिंधु घाटी सभ्यता, ऊपर में उत्तर में चिनाब नदी तक थी। वैदिक कालीन सभ्यता जो आती है तो वो थोड़ा सा भक्ति है पूर्व की तरफ, तो वैदिक कालीन सभ्यता वो इस तरफ यहाँ पर आएगी, उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता और पूर्व में भक्ति है, तो इधर की तरफ इसका जो है प्रवास बढ़ता जाता है उत्तर की तरफ। तो और टाइम पीरियड के हिसाब से अगर बांटते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता 2300 से लेकर 1750, वैदिक काल 1500 से लेकर 1000, ऋग्वेद से इसके बारे में जानकारी मिलती है। उत्तर वैदिक काल हमारा है 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, और 600 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईसा तक
400 ईसा पूर्व तक महाजनपद काल। महाजनपद काल 16 महाजनपद, 16 महाजनपद में 2 महाजनपद ऐसे थे जो भारत की आज की जो मुख्य भूमि है उससे बाहर थे। एक आपका था कंबोज, कंबोज जो था वो अफगानिस्तान में, और एक है गांधार जो वर्तमान पाकिस्तान और गांधार को मिलाकर 2 महाजनपद बाहर थे। बाकी 14 महाजनपद का उल्लेख किया गया है भारत भूमि के अंदर, वर्तमान भारत भूमि के। इन महाजनपद का उल्लेख देखिए, जब महाभारत सीरियल आप देखते हैं बी आर चोपड़ा का, तो उसमें भी इन महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। अंगनरेज, कोसल महाजनपद, कुरु महाजनपद, ठीक, तो इन सब का उल्लेख उस समय आप देखेंगे तो किया गया है। मल्ल, वज्जी जो है महाजनपद, इन सब का उल्लेख आपको महाभारत में मिल जाता है। अब इस बात में चर्चा नहीं होनी चाहिए कि महाभारत का समय क्या था, क्योंकि इसके संबंध में अगर आप धार्मिक दृष्टिकोण पर जाएंगे तो वो ज़्यादा सही नहीं रहेगा, हम लोग उसको छोड़ देते हैं, इस पर कभी अलग से चर्चा हो सकती है। अब आगे देखिए, महाजनपद काल में जब आएंगे तो इसके बाद फिर यहाँ से प्रमुख प्रमुख वंश आते हैं जिनके संबंध में कुछ हमारे पास शिलालेख हैं, कुछ अभिलेख हमारे पास उपलब्ध हैं। उससे पहले हर्यक वंश, हर्यक वंश के बाद आपका आता है शिशुनाग वंश, और शिशुनाग वंश के बाद फिर आपकी शुरुआत है नंद वंश, और नंद वंश महानंदिन, महापद्मनंद, घनानंद, और उसके बाद फिर आते हैं आपके मौर्य वंश। मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर अशोक तक का साम्राज्य काल। अशोक के जाने के बाद वास्तव में जो भारत में शासन व्यवस्था थी बहुत ही अस्त व्यस्त हो गई थी। तो अशोक के जाने के बाद फिर शुंग वंश, शुंग वंश में ही देखिए पुष्यमित्र शुंग है। पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में प्रथम विदेशी आक्रमण डेमेट्रियस का आक्रमण होगा, जिसको हराता पुष्यमित्र शुंग। फिर कर्णव वंश, और कर्णव वंश के बाद फिर आपका आता सातवाहन वंश। सातवाहन वंश गौतमीपुत्र, सतकर्णी, पुलवामी जैसे महान शासकों का वंश। फिर गुप्त वंश का शासनकाल 275 ईस्वी से लेकर 530 ईस्वी तक। जब हम सातवाहन वंश पढ़ेंगे 230 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक, उसी समय दक्षिण भारत में संगम काल के बारे में पढ़ना होगा। संगम काल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कंपटीशंस में, चाहे वो एसएससी कंपटीशन हो चाहे अदर वनडे कंपटीशन हो, उसमें दक्षिण भारत के इतिहास के संबंध में ज़्यादा प्रश्न उठ रहे हैं वर्तमान में। तो दक्षिण भारत में संगम काल 100 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी तक, इसमें चेर चोल पांड्य का शासन। इसके बाद 500 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य और चोलों का शासन आता है। इसके साथ साथ फिर हम जब आगे बढ़ेंगे, इतना अगर आप पढ़ते हैं, इसको एक चार्ट बनाइए, चार्ट बना के सब एक बड़ा चार्ट लीजिए, उस सबसे लिख लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता, आपको मन करे उसके अंदर आप लिख सकते हैं। फिर वैदिक काल के अंदर उत्तर वैदिक, महाजनपद काल पूरा लिख लीजिए। इस तरह जब पढ़ेंगे तो हर राजा का एक क्रम याद होगा। और ऐसे पढ़ेंगे, अचानक मान लीजिए पढ़ें, आज हम पढ़ेंगे शेरशाह सूरी के बारे में, आज हमारा मन कर रहा है हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हमारा मन का आज पुष्यमित्र शुंग के बारे में, क्यों ना आज गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में पढ़ा जाए। तो इस तरह पढ़ने से क्रमबद्ध नहीं होगा, कौन कब आया कौन कब गया, ये सब अगर हम एक सीरियल वे में पढ़ते हैं तो याद होने की संभावना ज़्यादा है। मेरा अपना नजरिया है, बाकी अलग अलग हो सकता है सबका दृष्टिकोण। देखिए, दक्षिण भारत के इतिहास के साथ साथ जब सातवाहन वंश का शासन चलेगा तो उसी समय भारत पर विदेशों का आक्रमण होता है। अब उन्हें विदेशी क्या कहें, वो बाद में आकर भारतीय ही हो गए सबके सब। तो पहला आक्रमण होता है हिंद यूनानी आक्रमण। हिंद यूनानी आक्रमण तो हो जाता है शुंग वंश में, आपको बताएं डेमेट्रियस का आक्रमण होता है, पुष्यमित्र शुंग से हराता है। फिर इसके बाद आते हैं शक, आते हैं शक जिन्हें सीथियन कहा जाता है। सीथियन के बाद फिर पार्थियन आते हैं, पार्थियन पहलो, और इसके बाद आते हैं कायसिंग या कुषाण। और कुषाण में शासन रहता है फेमस कनिष्क का, 78 ईस्वी में कनिष्क का शासन शुरू होता है। तो 4 विदेशी आक्रमण, इसीलिए सातवाहन वंश जब आप अपना चार्ट बनाइए तो सातवाहन वंश के समय में चार्ट में इतना जगह रखिए, तो चार्ट जो बनाइए वो आप टाइम पीरियड के साथ बना लीजिए। भाई 544 से 412 ईस्वी का एक हम लोग चार्ट बनाएंगे, 344 332 का एक अलग से रेक्टेंगुलर एक शेप ऐसे बना लीजिए, रेक्टेंगुलर शेप बनाकर उसमें सब लिख लीजिए कि हमें इस मान लीजिए 230 से लेकर 200 ईडी तक, तो 230 से जो 200 ईडी का शासन चलेगा चार्ट में आप बनाएंगे, कॉलम बहुत ब्रॉड रहेगा, क्योंकि उसी में आपको सातवाहन वंश लिखना होगा। आपको फिर ये आक्रमण लिखने होंगे, किसका किसका आक्रमण कैसे होता है, कौन कौन आता है। फिर दक्षिण भारत का भी एक अलग कॉलम बनाइए, इसमें दक्षिण भारत का बनाइए कि दक्षिण भारत में उस समय 200 ईसा पूर्व से लेकर और 200 ईस्वी तक कौन कौन से राजा हुए, यहीं तक का लिखिए, केवल संगम काल तक ही लिखिए, उसको छोड़ दिए बाद में हो सकता हो। इतना करना होगा। इतना अगर आप कर लेते हैं तो क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते हुए चले जाएंगे। आज का वैसे हम लोग जो विषय पढ़ने का जो उद्देश्य था वो था हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास था। देखिए, मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास जो शुरू होता है, ये शुरू होता है आपका 712 ईस्वी से लेकर 1757 ईस्वी तक। 712 ईस्वी प्रसिद्ध है क्योंकि पहली बार भारत की भूमि पर अरबों का आक्रमण होता है। प्रथम अरब आक्रमण होता है किसके द्वारा, तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा होता है प्रथम अरब आक्रमण। और 1757 ईस्वी प्रसिद्ध है क्योंकि इस समय होता है प्लासी का युद्ध।
लेकिन मध्यकालीन भारतीय इतिहास को भी दो भागों में बांट दिया गया है। एक है पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास, पूर्व मध्यकाल, और एक है आपका उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल में 712 ईस्वी से लेकर 1192 ईस्वी तक का समय रखा गया, और 1192 ईस्वी से लेकर 70-57 तक का ईस्वी का समय रख लिया गया उत्तर मध्यकाल। 712 ईस्वी प्रथम अरब आक्रमण, 1192 ईस्वी में होता क्या है, 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। और तराइन के द्वितीय युद्ध के साथ साथ भारत में फिर 1194 में चंदावर का युद्ध होता है, जिसमें जयचंद की पराजय होती है। और जयचंद की पराजय के साथ ही पूरी तरह से भारत में जो प्रमुख उत्तर भारत में कहा जाए जो प्रमुख शासकों का वंश चलता है, वहाँ पर धीरे धीरे तुर्कों का आधिपत्य होना शुरू हो जाता है। तो हम पहले चर्चा करेंगे पूर्व मध्यकाल की, 712 ईस्वी से लेकर 1192 ईस्वी तक के समय की। देखिए 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण, प्रथम अरब आक्रमण, और सिंध प्रांत के जो है एक थट्टा एक जगह रहती है, सिंध प्रांत का थट्टा, और वर्तमान में इस समय सिंध नदी का क्षेत्र पाकिस्तान में पड़ेगा ये थट्टा प्रांत। तो थट्टा प्रांत में उसमें राजा दाहिर का शासन रहता है। राजा दाहिर को पराजित करके मोहम्मद बिन कासिम वहाँ पर कुछ दिनों तक शासन करता है। शासन करना उसका बेसिकली कोई उद्देश्य नहीं था। फिर इसके बाद जाने के बाद आक्रमण होता है मोहम्मद गजनवी का। मोहम्मद गजनवी का आक्रमण जो होता है वो तुर्कों का आक्रमण की शुरुआत मानी जाती है मोहम्मद गजनवी के आक्रमण से। गजनवी को जो प्रेरणा मिलती है आक्रमण की, वो मिलती है सुबुक्तुगीन। सुबुक्तुगीन एक सरदार रहता है, अरब सरदार रहता है, और बेसिकली उसका उद्देश्य लूटपाट रहता है, डकैत किस्म का रहता है। तो मोहम्मद गजनवी भी 1001 से लेकर 1027 के बीच में भारत पर कुल मिलाकर 16 बार आक्रमण करता है। आक्रमण का उद्देश्य केवल लूटपाट था। उसका जो 16वां आक्रमण था सन 1025 ईस्वी में, वो गुजरात के सोमनाथ मंदिर पे था। सब लोग जानते हैं सोमनाथ मंदिर को बुरी तरह से लूटा गया, उसे नष्ट किया गया। बाद में कुमारपाल सोलंकी ने इस सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। मोहम्मद गजनवी के साथ एक इतिहासकार आया था अलबरूनी, और अलबरूनी ने किताब लिखी है, किताब उल हिंद लिखी है। किताब उल हिंद लिखी है। किताब उल हिंद को कहा जाता है भारत का दर्पण। और बेसिकली अलबरूनी इस किताब को लिखने के पहले भारत में जब वो आता है मोहम्मद गजनवी के साथ, तो पहले वो संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त करता है, फिर वेदों का अध्ययन करता है, और वेदों के अध्ययन करने के बाद भारत के रहन सहन, धार्मिक परिवेश इत्यादि के बारे में अपने विचार इस किताब में उसने व्यक्त किया है अलबरूनी ने। फिरदौसी की भी किताब है गजनवी के संबंध में, कि कैसे गजनवी वंश के संबंध में दोहे उसमें लिखे गए हैं, कैसे कैसे जो है इस वंश का उदय हुआ और क्या इसकी जो शासन नीतियाँ थीं, इसके संबंध में फिरदौसी की भी एक पुस्तक है। इन्हीं दोनों से गजनवी के आक्रमणों के बारे में और गजनवी के शासन काल के बारे में जानकारी मिलती है। सबको पता है कि गजनवी ने जो है कभी भी सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से जो है आक्रमण नहीं किया था, और सबसे पहले अगर सुल्तान के पास लेने वाला कोई था तो वो मोहम्मद गजनवी ही था। और जब सल्तनत काल हम पढ़ेंगे, सल्तनत काल जब हम पढ़ेंगे तो हम आएंगे जब 1192 ईस्वी के बाद जब 1206 ईस्वी से हम कुतुबुद्दीन ऐबक का पढ़ेंगे गुलाम वंश, कि 1206 से लेकर 1290 तक गुलाम वंश रहता है, 1290 से लेकर 1320 तक खिलजी वंश रहता है, फिर 1320 से लेकर 1414 तक तुगलक वंश है, और 1414 से लेकर 1451 तक आपका लोधी वंश रहता है, और सैयद वंश रहता है। 1414 से 1451 तक सैयद वंश है, और 1451 से लेकर 1526 पानीपत के प्रथम युद्ध तक लोधी वंश का शासनकाल रहता है। तो उसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले सुल्तान की उपाधि जो लिया था वो इल्तुतमिश ने लिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का पहला शासक तो रहता है भारत में, लेकिन वो सुल्तान की उपाधि नहीं लेता है, गुलाम रहता है और कहता है कि नहीं, मैं मोहम्मद गोरी के नाम से शासन करूंगा और खुद मैं सुल्तान की पदवी नहीं लूंगा। कुतुबुद्दीन ऐबक पर जाने के पहले मोहम्मद गोरी को देखते हैं, गजनवी तो हो गए। मोहम्मद गोरी का जो रहता है उद्देश्य, मोहम्मद गोरी पहला तुर्क था जिसने साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से भारत पर आक्रमण किया। मोहम्मद गोरी के पिता का नाम मिलता है, गूगल पर सर्च करेंगे इतिहास में आपको मिल जाएगा। बहुत ऑथेंटिक तो नहीं कहा जा सकता, कहीं ऐसा मिला नहीं। मोहम्मद गोरी का जो आक्रमण हुआ 1191 में ईस्वी में हुआ, जो तराइन का प्रथम युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को पराजित करता है। और 1191 ईस्वी में जब मोहम्मद गोरी पराजित होकर जाता है तो पूरी तरह से भारत भूमि को छोड़कर जाता नहीं है, वो बदले की आग में रहता है, और 1192 ईस्वी में फिर वो दोबारा आक्रमण करता है, और इस बार जयचंद का सहयोग मिलता है उसे, और जयचंद के सहयोग से वो पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देता है।
जयचंद सहयोग इसलिए करता है क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद की पुत्री रहती हैं संयोगिता, और संयोगिता का अपहरण करके जो है पृथ्वीराज चौहान उससे शादी कर लेता है, और इसी बात से नाराज रहते हैं जयचंद, और वो मोहम्मद गोरी से मिलकर जयचंद को पराजित करा देते हैं। फिर बाद में 1194 ईस्वी में जब चंदावर का युद्ध होता है, तो चंदावर के युद्ध में कन्नौज प्रांत में जो चंदावर का युद्ध होता है उसमें जयचंद हार जाता है और पूरी तरह से तुर्कों का आधिपत्य हो जाता है भारत में, उत्तर प्रांत में, भारत के उत्तरी प्रांत में, या कहिए कि एक तरह से पश्चिमोत्तर प्रांत में आक्रमण होता है। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के संबंध में है कि 1206 ईस्वी में पंजाब प्रांत में खोखर जनजाति का विद्रोह होता है। उसी विद्रोह को दमन करने के लिए वो आता है और सिंध नदी के तट पर शाम का समय रहता है, नमाज अदा कर रहा होता है, उसी समय पीछे से आकर कोई उसकी हत्या कर देता है। मोहम्मद गोरी की कोई संतानें नहीं थी, तो मोहम्मद गोरी संतान नहीं थी, इतना बड़ा शासन जो था उसका फैला था, उसको उसने 3 भाग में बांटा। 3 गुलाम थे उसके, अच्छे अच्छे गुलाम थे, 3 विश्वास पात्र गुलाम थे। एक गुलाम था उसका यलदौज। यलदौज को याद रखिएगा क्योंकि यलदौज से भी इल्तुतमिश के समय में एक लड़ाई भी होनी है, ठीक। तो तराइन का तृतीय युद्ध जो होगा, तो यलदौज को देता है वो गजनी प्रांत देता है। एक उसका दूसरा गुलाम रहता है कुम्बांचा, और कुम्बांचा को सिंध का और मुल्तान का हिस्सा देता है, और भारत का जो हिस्सा जो उसने जीता रहता है वो देता है वो ऐबक को। ये तो गोरी की कहानी थी। लेकिन अगर पूछा जाए कि गोरी का प्रथम आक्रमण कब हुआ, तो गोरी का प्रथम आक्रमण 1178 ईस्वी में गुजरात पर होता है। अगर पूछा जाए कि मोहम्मद गोरी का भारत पर प्रथम आक्रमण कब है, तो 1191 ना कह के हमें 1178 में जाना होगा। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी का भारत पर प्रथम आक्रमण होता है गुजरात प्रांत पर, और उसमें उसकी मोहम्मद गोरी की हार भी होती है। मोहम्मद गोरी की उसमें हार होती है। इसके बाद हम आते हैं उत्तर मध्यकालीन की शुरुआत होगी। उत्तर मध्यकालीन में जब आएंगे तो हम ऐबक के बारे में पढ़ेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक उसको जो नाम मिला था, ऐबक का जो अर्थ होता है वो होता है चंद्रमा के समान जो दिखे, चंद्रमा का जो स्वामी हो उसे ऐबक कहा जाता है। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। मैंने बताया जैसे 3 गुलामों में गौरी ने अपने पूरे शासन को, पूरे क्षेत्र को बांट दिया था। ऐबक के विषय में जो जानकारी मिलती है, तो ऐबक बचपन में ऐबक को जो खरीदा रहते हैं वो एक सूफी रहते हैं, उनका नाम रहता है सूफी काजी फ़खरुद्दीन रहते हैं। तो काजी फ़खरुद्दीन साहब जो है, ऐबक छोटा रहता है उसे खरीदते हैं। बाद में जो काजी साहब की मृत्यु हो जाती है, और काजी फ़खरुद्दीन की मृत्यु के बाद उनके लड़के कहते हैं कि इसको कौन पालेगा इस गुलाम को, चलो इसे बाज़ार में फिर बेच देते हैं। फिर बाज़ार में चले जाते हैं, बेच देते हैं। इस बार जब बेचने जाते हैं गजनी में, तब वहाँ पर मोहम्मद गौरी की नज़र से पड़ती है ऐबक पर, और दिखता है कि ऐबक ठीक ठाक है, अच्छा दिख रहा है, तो ऐबक को ले आते हैं। ऐबक को ले आता है मोहम्मद गौरी, उसे पालता पोसता बड़ा करता है, बहुत ही विश्वास पात्र इसलिए ऐबक रहता है। ये तो ऐबक के संबंध में कहानी मिलती है। ऐबक के संबंध में जो दस्तावेज जो मिलते हैं उसमें 2 प्रमुख साहित्यिक दस्तावेज हैं। उसमें एक हसन निजामी का है और एक फ़ख्रे मुदव्विर। हसन निजामी और फ़ख्रे मुदव्विर 2 ऐसे लेखक हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं में कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में लिखा है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में तो जैसे पील बख्श की उपाधि से दी गई, हातिम तुती कहा गया और लाख बख्श कहा गया, और कहा गया कि जो है इसके शासन के बारे में कहा जाता है कि शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं। ऐसा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में लिखा है इन लोगों ने। बहुत ही न्यायप्रिय था, बहुत ही दानवीर था। लेकिन अगर आप देखिए तो कुतुबुद्दीन ऐबक, आप सबको पता होगा कि अजमेर में एक 2.5 दिन का झोपड़ा था, एक संस्कृत विद्यालय था जिसे जो है विग्रह राज ने बनवाया था, और उस पर हरकेली नाटक की पंक्तियाँ लिखी हुई थी। तो इस संस्कृत जो एक विद्यालय था उसको तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाना, ये कहाँ की न्यायप्रियता थी, ये कहाँ की समानता की बात थी, ये तो अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद लिख नहीं रहे हैं, बाद में फिर कभी इस पर चर्चा होगी विस्तार से। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया, और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो बनवाया उसने, वो एक विष्णु मंदिर था। उस विष्णु मंदिर में दिल्ली में बनवाया था कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। भारत में तुर्कों के द्वारा बनवाई गई पहली मस्जिद है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। इसने जो दिल्ली में बनवाया मस्जिद, वो एक विष्णु मंदिर को तोड़कर बनवाया। तो कहने वाले तो कह देते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत ही दानप्रिय, समानता
की बात करने वाला, न्यायप्रिय। लेकिन अगर समानता थी और न्यायप्रियता थी तो फिर अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा जो संस्कृत एक विद्यालय को तोड़कर बनाया गया, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद विष्णु मंदिर को तोड़कर क्यों बनाई गई, इस संबंध में उस समय के लेखकों ने कुछ नहीं कहा। लेखक कहेंगे भी क्यों? कवि और लेखक जो उस समय के दरबार में रहते थे वो राजा की हजूरी में ही रहते थे। भैया राजा जो कहेंगे वो करना है, उन्हीं की बड़ाई, उन्हीं का गुणगान करना है, तो उन्हीं गुणगान में ये सब बातें लिखी गई हैं। मेरा कहने का उद्देश्य इन सब बातों का ये है कि ऐसे आगे चल के आपको हर एक सुल्तान, हर एक शासक के संबंध में जो पुराना पढ़ेंगे तब भी, आगे पढ़ेंगे तभी, कोई ना कोई आपको साहित्यिक कृति मिलेगी जिसके द्वारा इनके शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलेगी। तो इन साहित्यिक कृतियों या इन लेखकों, कवियों के द्वारा जो लिखा गया है वो कितना प्रामाणिक है या नहीं है, ये बिंदु नहीं होना चाहिए मस्तिष्क में हमारे उसकी जांच करने का। हमें ये करना है कि बस जो लिखा गया है उसे पढ़ लेना है और पढ़ के अपने कंपटीशन की तैयारी करनी है। जो हमारे कंपटीशन के लिए महत्वपूर्ण हो उसको याद करते हुए चलना है। इसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग एक एक वंश का पढ़ेंगे वीडियो, एक एक वंश का आराम से पढ़ते हैं। जैसे अब उत्तर मध्यकाल में आएंगे तो उत्तर मध्यकाल में फिर हम गुलाम वंश के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।